नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने उच्च न्यायालय जो शासन के 3 अंग थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम जानेंगे भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, या उसे हम कहते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप पहले उद्देशिका को याद कर आएंगे, पढ़कर आएंगे इस क्लास को लेने से पहले। आपसे आशा रखता हूं कि आपने प्रस्तावना को जरूर पढ़ा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा आज का टॉपिक है भारत की प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका। कैसे बनी उद्देशिका? आप सभी लोग जानते होंगे, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था, वही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बनी। आप जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ आपको एक एक शब्द समझना होगा, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमारी संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को। अब जानते हैं कुछ प्रमुख तत्वों को जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, अखंडता, एकता, समानता। इन सभी तत्वों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि पहले तो आपको ये संविधान की जो प्रस्तावना है वो याद होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका जो मतलब है, उसके जो शब्द यूज किए गए हैं उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला शब्द प्रयुक्त हुआ है समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी शब्द की। समाज, समानता पर आधारित। हमारे भारतीय संविधान जो किस पर आधारित है? समानता पर आधारित है। यही क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। समाजवाद की संकल्पना यही कहलाती है कि समानता पर, ये इक्वलिटी पर आधारित होती है, किसी भी असमानता के खिलाफ ये नहीं होती है। पहले शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? समानता पर आधारित क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है, समाजवादी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा शब्द प्रयुक्त हुआ है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा,
तथा नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी। यही संकल्पना क्या कहलाती है? पंथ निरपेक्ष की कहलाती है। हमारा भारतीय जो राष्ट्र है उसके संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो क्या कहता है कि राष्ट्र या राज्य को किसी भी धर्म को हमारे जो भारत के नागरिक हैं उसे किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, जबकि राज्य का या राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ठीक है। यहाँ एक शब्द और प्रयुक्त होता है, धर्म सापेक्ष। धर्म सापेक्ष। और एक शब्द प्रयोग होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्म सापेक्ष शब्द का अर्थ होता है किसी एक धर्म को मानने वाला, एक धर्म को मानने वाला, एक धर्म को मानने वाला। जबकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म को ना मानने वाला। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक ही बात होती है। तो हमारा भारतीय राष्ट्र जो है उसका कोई अपना धर्म नहीं है, और भारत के जो नागरिक हैं वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं। चाहे आप हिंदू धर्म को मानिए, चाहे आप मुस्लिम धर्म को मानिए, चाहे आप ईसाई धर्म को मानिए, हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है। ठीक है। तो जो दूसरा शब्द प्रयोग हुआ है पंथ निरपेक्ष, उसके अर्थ के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट बात करते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट जो हमारा शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें पाश्चात्य शब्दों में, पाश्चात्य संस्कृति का मतलब होता है, जैसे हमारे यूएसए की संस्कृति को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी सभ्यता कहते हैं, पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं। ऐसी उन शब्दों में जो अमेरिका वगैरह हैं उसमें लोकतंत्र को सीमित अर्थों में परिभाषित किया गया है। सीमित अर्थों में परिभाषित किया गया है। एक बहुत ही फेमस परिभाषा है अब्राहम लिंकन की, आपने सुनी होगी। जनता का जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये किसने दी थी? अब्राहम लिंकन के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। लोकतंत्र का मतलब पाश्चात्य संस्कृति में अगर बात करें तो क्या कहलाता है? जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, बहुत ही सीमित अर्थों में परिभाषित किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय संदर्भ में, व्यापक अर्थों में परिभाषित किया गया है। कैसे? हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आप देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे कारकों को सम्मिलित किया गया है, और ये सभी अपने आप में व्यापक अर्थ रखते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक, कारक को हमारी प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है, और यही सभी क्या रखते हैं? अपने आप में एक व्यापक अर्थ रखते हैं। इसलिए भारतीय संदर्भ में लोकतंत्र को काफी व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया है। हमारे यहाँ शासन पद्धति को लोकतंत्र नहीं कहा जाता, जीवन जीने की पद्धति को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। याद रखना है, भारत में जीवन जीने की पद्धति को, भारत में, यहाँ मैं लिख देता हूँ,
भारत में जीवन जीने की पद्धति को लोकतंत्र कहा जाता है। हमारे यहाँ जो जीवन जीने की पद्धति है वही क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र कहा जाता है। तो अभी तक हमने तीन शब्दों के बारे में बात की। पंथ निरपेक्ष मतलब राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, नागरिकों को किसी भी धर्म की मान्यता मानने की मान्यता होगी। उसके बाद हमने बात की थी समाजवादी, समानता पर आधारित दर्शक को क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। उसके बाद हमने बात की लोकतंत्र की। तो पाश्चात्य संस्कृति में हमने सबसे पहले पढ़ा लोकतंत्र को बहुत ही सीमित अर्थों में परिभाषित किया गया है, जबकि भारतीय संदर्भ में लोकतंत्र को काफी व्यापक अर्थों में परिभाषित किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे कारकों को लोकतंत्र, हमारे जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। आशा करता हूँ यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसका निस्तारण जरूर किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की, गणराज्य। इंपोर्टेंट है गणराज्य। यहाँ आप याद रखिए, मुझे आपका जो लेवल का एग्ज़ाम है उसके बारे में जानकारी है। आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको बहुत ही गहराई में जाकर पढ़ा रहा हूँ, या बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं वो बेस है पॉलिटी का। यहाँ तक की चीज़ें आपको हर व्यक्ति को डीप में समझनी चाहिए, जैसे कि उद्देश्य का क्या है, उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसके बाद की चीज़ें जैसे ही हम करेंगे, संविधान सभा से शुरुआत करेंगे, तो हम आपके एग्जाम के ओरिएंटेड जो क्लासेस हैं वो ही चलेंगे। आपके एग्जाम के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, टू द पॉइंट, उन्हीं के माध्यम से आपकी क्लासेस कराई जाएंगी। यहाँ तक सिर्फ मैं आपको एक समझ विकसित करने के लिए, आपके अंदर कैसे संविधान की जो समझ है वो विकसित हो, उसके लिए थोड़ा डीपली चल रहा हूँ। उसके बाद हम आपके एग्जाम की ओरिएंटेड क्लास ही चलाएंगे, आप निश्चित रहें। गणराज्य, गणराज्य, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो शासन का प्रमुख है, शासन का प्रमुख, शासन का प्रमुख, शासन का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। भाई हमारा जो शासन का प्रमुख होता है वो हम लोगों के द्वारा ही तो चुना जाता है। ऐसा तो नहीं है किसी भी वंश का हो कि एक राजा है उसके ही सभी पुत्र, अब क्या उसका पुत्र फिर उसका पुत्र राजा बनेगा, ऐसा तो यहाँ होता नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो शासन का प्रमुख है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, ना कि वो किसी वंश का होता है। ऐसा तो नहीं है कि अब जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका पुत्र ही राष्ट्रपति बनेगा, ना तो किसी वंश का होता है ना किसी खानदान का। अब तो ज्यादातर राष्ट्रों में शासन का जो प्रमुख है वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है, जबकि पहले क्या होता था, जो राजा होता था उसका बेटा ही राजा बन जाता। आप फ्रांस की जब फ्रांस की बारे में पढ़ेंगे विश्व भारत में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो वहाँ आप जानेंगे, ब्रिटेन में आप पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं कहीं अभी भी क्या होता है, जो शासन का प्रमुख है वो किसी वंश का ही होता है, जबकि उसका जो चुनाव है वो जनता के द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन भारत में क्या है, भारत में शासन के प्रमुख का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा किया जाता है। यही क्या कहलाता है, गणराज्य कहलाता है। और ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन का जो प्रमुख है वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। देखिए हमारे संविधान का जो निर्माण किया गया, हमारे संविधान की जो उद्देशिका का निर्माण किया गया, कितनी दूरदृष्टता के साथ किया गया कि आने वाले समय में जो है ये समस्याएं हो सकती हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हमने गणराज्य तक की बात कर ली। आपसे एक चीज पूछ सकता है कि हमारे जो प्रस्तावना है उसका यूज क्या है,
देखिए यूज मैं आपको बताऊं, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान निर्माताओं की हमारे संविधान निर्माताओं की प्रस्तावना क्या करती है? हमारे संविधान निर्माताओं की, यहाँ लिखता हूं मैं ठीक से, प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों की अभिव्यक्ति करती है। विचारों की अभिव्यक्ति करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे, उन सभी का जो वर्णन है भारत के संविधान की उद्देशिका के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है। प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों की अभिव्यक्ति को क्या करती है? अभिव्यक्ति करती है। मतलब हमारे जो संविधान निर्माता थे वो क्या चाहते थे, आने वाले समय का भारत कैसा हो, उन सभी का वर्णन जो है भारतीय संविधान के उद्देशिका में किया गया है। और हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे, ये इसी चीज से आप देख सकते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 3 प्रकार के न्याय हमारे प्रस्तावना में सम्मिलित हैं। मैं आगे अभी बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा। 3 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार के न्याय हैं, 2 प्रकार की समता है। ठीक है। और अंगीकृत का मतलब क्या होता है, कब हमारे संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। ठीक है। ये सारी चीजें अभी बताऊंगा, लेकिन आप पहले शब्दों का जो अर्थ है वो जान लेते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट शब्द है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसे फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब सबसे पहले बात करते हैं न्याय की। न्याय का अर्थ क्या होता है? 3 प्रकार के न्याय हमारे प्रस्तावना में दिए गए। न्याय किसी भी प्रकार के भेदभाव का ना होना। जहां मैं लिखता हूं किसी भी प्रकार का भेदभाव का ना होना। भेदभाव का ना होना क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। किसी भी प्रकार का भेदभाव का ना होना न्याय कहलाता है। कैसे न्याय कहलाता है भाई? भेदभाव किस आधार पर हो सकता है? देखिए भेदभाव किस आधार पर हो सकता है। मान लीजिए मैंने एक वैकेंसी निकाली, ठीक है, एक जॉब निकाली है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें पदों की संख्या 1070 है, और मैंने नोटिफिकेशन में लिख दिया कि जो काले रंग के लोग हैं वो इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते। जितने वाइट कलर के लोग हैं वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये क्या हो गई? यह जो काले रंग के लोग हैं उनके साथ क्या है? अन्याय है। भाई कायदे में तो गवर्नमेंट ने कोई भी जॉब निकाली है तो उसमें चाहे काले हों चाहे लोग, अगर उनकी क्वालिटी, अगर उनकी एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो फिर वो चाहे काले लोग हों चाहे गोरे लोग हों, सभी क्या कर सकते हैं? फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया है नोटिफिकेशन में, भाई काले रंग के जो लोग हैं ना वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो ये तो काले रंग के लोगों के साथ क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा। जबकि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वही न्याय हमें क्या करती है? प्रदान करती है। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी वैकेंसी निकाली है और चाहे व्यक्ति काला हो, गोरा हो, उनकी एलिजिबिलिटी को पूरा करता है तो वो फॉर्म क्या कर सकता है? फिल कर सकता है। यही हमारी संविधान की प्रस्तावना कहती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे काले रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर आप क्या कर सकते हैं? अन्याय नहीं कर सकते। अगर अन्याय होगा तो आपको मौलिक अधिकार प्रदान है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों की चर्चा हम आगे कर रहे होंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो न्याय आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि जो पुलिस की वैकेंसी होती है उसमें हाइट का तो इशू होता ही है, तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं।
हाइट का भी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन कर रखा है, ठीक है। ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एसटी के लिए, जो हिल एरियाज में लोग रहते हैं उनके लिए हाइट कम मांगी जाती है, ठीक है। तो सारे रिजर्वेशन गवर्नमेंट के द्वारा कर रखे हैं। और डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य भी बताया गया था सामाजिक विकास करना, उसी के आधार पर रिजर्वेशन भी दिया गया है लोगों को। लेकिन कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट तो गवर्नमेंट रखती है, वो रिक्वायरमेंट उसकी शर्त नहीं बल्कि उसकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है भाई? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। सबसे पहले स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता इसका क्या मतलब होता है? किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की अनुचित पाबंदी का ना होना। किसी भी प्रकार की अनुचित पाबंदी का ना होना। स्वतंत्रता क्या है? हमारे संविधान ने हमें स्वतंत्रता प्रदान की, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान किए गए। तो किसी भी प्रकार की अनुचित पाबंदी ना हो। यहाँ ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, अनुचित पाबंदी ना हो। पाबंदी तो हो सकती है, कैसी पाबंदी हो सकती है? उचित पाबंदी हो सकती है। उचित पाबंदी किस प्रकार से हो सकती है? अब आप कहें आपका मन कर रहा है कि आप किसी का मर्डर कर दें, आप किसी का खून कर दें, मर्डर कर दें, आपका मन कर रहा है और आप कहेंगे हमें तो स्वतंत्रता प्रदान है भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो आपकी स्वतंत्रता होगी वो अनुचित स्वतंत्रता होगी, अनुचित स्वतंत्रता होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी स्वतंत्रता का हनन किया जाएगा। हाईवे जा रहा है, आपका मन किया भाई हमारा जो ट्रक है, आप ट्रक ड्राइवर हैं चूंकि, आपके जो ट्रक हैं आपने रोड पे इस टाइप से हाईवे हाईवे जा रहा है, ठीक है, ये बस वगैरह निकलेंगे यहाँ से, आपने क्या किया यहाँ पर अपना ट्रक खड़ दिया खड़ा, ठीक है। और आप खड़े होने के बाद कह रहे हैं भाई हमारी हमें तो स्वतंत्रता प्रदान है, हमारा जो मन करेगा वो हम करेंगे, हमें तो स्वतंत्रता है। तो यहाँ जो आपकी स्वतंत्रता पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी? अनुचित स्वतंत्रता कहलाएगी। उचित स्वतंत्रता क्या है? आपका मन है कि आज आप हरे रंग के कपड़े पहनेंगे तो आप हरे रंग के पहनिए। आपका मन है आज आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो पढ़ाई मत कीजिए, आपकी स्वतंत्रता है। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई ना करें, पढ़ाई आपको जरूर करनी है, ठीक है। और फिर उचित स्वतंत्रता में क्या आएगा? कोई भी ऐसी चीज जो कानून का उल्लंघन ना करे, किसी दूसरी व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन ना करे। ध्यान रखिए क्या बता रहा हूं, किसी दूसरी व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन ना हो, कानून की स्वतंत्रता का उल्लंघन ना हो, तो वो स्वतंत्रताएं क्या कहलाती हैं? उचित स्वतंत्रताएं कहलाती हैं। जैसे कि खाना खाना, आपका मन है आज आप मटर पनीर खाएंगे तो मटर पनीर खाइए, आपका मन है आज आप व्रत रखेंगे तो आप व्रत रखिए, आपका मन है आप नाचेंगे तो नाचिए, आपका मन है आप घूमने जाएंगे तो घूमिए, आपका मन है क्रिकेट खेलना है तो खेलिए। लेकिन वही क्रिकेट आप क्या कर रहे हैं या वही गाना आप क्या कर रहे हैं? डीजे पे बजा रहे हैं। देखिए फर्क समझिएगा उचित और अनुचित का। उचित मैंने क्या कहा, आपका मन है आप गाना सुनेंगे, डीजे पे आपका गाना सुनने का मन है, तो आपने गाना सुनने के लिए डीजे मंगा लिया और आप डीजे पे गाने बजा रहे हैं और आपने उसका जो साउंड है बहुत तेज कर रखा है। और रात के बज गए हैं, चूंकि रात के बज गए हैं 13, एक मान लेते हैं 12 बज चुके हैं। आपका पड़ोसी आपसे आकर कहता है कि भाई आप जो डीजे बजा रहे हैं ना उसे बंद कीजिए, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे पढ़ने में समस्या हो रही है, आप अपने डीजे को बंद कीजिए। तो आप उससे क्या कहेंगे? नहीं हमें तो स्वतंत्रता है भाई, हमारा मन है हम डीजे बजाएंगे, तेज आवाज में भी बजाएंगे। तो वो क्या कहेगा? बिल्कुल आपको स्वतंत्रता है, आप डीजे बजाइए, लेकिन ये मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन उल्लंघन हो रहा है, उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो अब क्या करेगा? वो कहेगा ठीक है आपकी स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र रहिए, हम भी स्वतंत्र हैं भाई। तो ये बुलाएगा फिर पुलिस को, ठीक है, और पुलिस आकर आपको ले जाएगी। यहाँ दो चीजें याद रखनी, एक तो डीजे का लॉ भी है कि आप 10 बजे के बाद, कहीं कहीं 11 बजे के बाद आप नहीं बजा सकते, और आप 12 बजे बजा रहे हैं तो आपने पहले तो लॉ का उल्लंघन कर दिया। और दूसरा क्या किया? किसी व्यक्ति की नींद में व्यवधान डालकर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी किया है। तो ये जो स्वतंत्रता थी गाना सुनने की, ये उचित थी,
लेकिन आपने रात में 12 बजे तो तेज आवाज में जो डीजे बजाया है वो क्या है, आपकी उचित स्वतंत्रता है। तो उचित और अनुचित के बीच आप हमेशा फर्क रखेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगी ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं। समता क्या थी, न्याय क्या था, किसी भी प्रकार के भेदभाव का ना होना, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर। स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार की अनुचित पाबंदी का ना होना, स्वतंत्रता थी। नेक्स्ट बात करते हैं समता की। समता, 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 सभी को समान अवसर की प्राप्ति होना, यहां लिख देते हैं सभी को समान अवसर की प्राप्ति होना। समान अवसर का मतलब कैसे हो गया, प्राप्ति होने का मतलब क्या है? मैं फिर आपसे जॉब वाला ही निकालता हूँ, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है जॉब को छोड़कर सारी चीज़ें हमें देती है। ठीक है, वैकेंसी निकल जाएंगी 1-1 लाख, लेकिन उसके एग्ज़ाम नहीं कराए जाते। तो मैं जॉब वाला ही आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको याद भी रहेगा। मान लीजिए आपने, गवर्नमेंट ने फिर से कोई जॉब निकाली है, और गवर्नमेंट जॉब ही निकालती है, वैकेंसी नहीं देती, मतलब सिलेक्शन नहीं देती। उसने जो लास्ट डेट है फॉर्म की, वो 12 तारीख रखी है। उसने कहा है 12 बजे तक, 12 तारीख को रात में, आप नाइट में 12 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म की फीस सबमिट कर सकते हैं। वहीं उसने दूसरी शर्त भी रखी है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 5 तारीख तक फॉर्म को भर सकते हैं, और 12 बजे तक, पहले से पहले, 12 बजे से पहले पहले रात 5 तारीख की क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी वाला क्या कहेगा, भाई ये हमारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन है, हमें क्या है, समता प्राप्त है। किसकी समता प्राप्त है? प्रतिष्ठा की और अवसर की समता प्राप्त है। अगर कोई भी वैकेंसी निकल रही है, अगर आपने लास्ट डेट 12 तारीख ओबीसी एसटी के लिए रखी है, तो यही जो डेट है लास्ट, वो हमारे लिए भी रखी जाएगी। यही क्या कहलाती है, समान अवसर की प्राप्ति होना। ऐसा नहीं है कि हम जनरल कैटेगरी के तो आप 5 तारीख रखेंगे। अब वो आप कहेंगे कि भाई फीस का तो मैटर रहता है, जनरल कैटेगरी वाले फीस ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो ऐसी मान्यताएं रही हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो पैतृक रूप से जो होते हैं वो धनी होते हैं। इसलिए जो सरकार को भी पता है पैतृक रूप से धनी है जनरल कैटेगरी वाले, इसलिए उनसे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये मान्यताएं यहाँ किसी, आप यहाँ अन्यथा नहीं लेंगे किसी चीज़ को। अगर आप गरीब हैं तो गवर्नमेंट की नज़र में आप गरीब होने चाहिए। ठीक है, अगर आप अमीर हैं तो गवर्नमेंट की नज़र में आप अमीर होने चाहिए। लेकिन फीस का जो क्राइटेरिया है, मुझे लगता है समान रखना चाहिए। लेकिन ये मेरी आइडियोलॉजी है, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी नहीं, याद रखिए। फिर हमारा नेक्स्ट शब्द है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता क्या है, यहाँ मैं आपको जो एकता है और अखंडता दोनों एक साथ समझाऊंगा। एकता और अखंडता, देखिए एकता हो या अखंडता हो, ये एक मनोवैज्ञानिक भाव है। एकता क्या है, मनोवैज्ञानिक भाव, मनोवैज्ञानिक भाव है। कैसे मनोवैज्ञानिक भाव? हम सभी भारतवासी क्या कहते हैं कि हम सभी भारतवासी एक हैं, हम एक परिवार हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, हमने मान रखा है कि हम एक परिवार हैं। जैसे एक वर्ग होता है पुलिस वर्ग, वो क्या मान लेता है कि ये हमारा एक पुलिस परिवार है। कर्मचारी है तो कर्मचारी वर्ग क्या मान लेता है, कर्मचारी वर्ग पूरा हमारा क्या है, एक परिवार है। तो ये सारी क्या होती है, मनोवैज्ञानिक भाव कहलाते हैं। वही हमने मान रखा है। हमारी प्रस्तावना में क्या कहा गया है, एकता शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या होगा कि हम सभी जो भारतवासी हैं वो सभी एक हैं। मनोवैज्ञानिक भाव है ये हमारा। हम भारतवासी क्या है, एक। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल है, याद रखिए। वैसे भी हम भारतवासी एक ही हैं, साइकोलॉजिकल ना भी हो तो हम सभी भारतवासी एक परिवार हैं। हम किसी भी विपत्ति के समय, किसी भी आपदा के समय सभी का सहयोग करते हैं। एक राज्य दूसरे राज्य का, एक सरकार दूसरी सरकार का, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हमेशा सहयोग करता है। भारत सभी देशों में ऐसे ही मान नहीं है,
क्यों महान है? क्योंकि हमारा भारतवासी क्या है, सभी एक परिवार अपने आप को मानते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाते हैं। पूरा देश, पूरा संसार हमारा परिवार है, ठीक है। और अतिथि देवो भव की जो संकल्पना है वो भी भारत से गई है। जो मेहमान होते हैं, अतिथि जो होते हैं, वो भगवान के समान होते हैं, ठीक है। तो हम साइकोलॉजिकल के साथ साथ वैसे भी क्या है, एक ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अखंडता की। आपने देखा होगा किसी भी राज्य में कोई आपदा आती है तो सभी राज्य उसकी सहायता करते हैं। एक व्यक्ति के पास कोई भी समस्या आती है तो 4 व्यक्ति उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये सारी चीजें हमारे किस में सम्मिलित हैं, प्रस्तावना में भी सम्मिलित है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कितनी दूरदर्शी सोच थी हमारे संविधान निर्माताओं की, और हमें गर्व होना चाहिए हिंदुस्तानी होने पर, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं हम यहाँ कहाँ जन्म ले लिए, हिंदुस्तान से बढ़िया देश आपको नहीं मिलेगा पूरे संसार में। मैंने पूरा संसार को स्टडी किया है और भारत से जैसा अच्छा देश कहीं पर भी नहीं है। आपको लगता है कि भारत गरीब है, देखिए वो तो पॉपुलेशन की क्राइसिस है हमारे यहाँ। पॉपुलेशन जब हल्की होगी, कम होगी थोड़ी, और हमारे रोजगार को सुनिश्चित तरीके से किया जाएगा, गवर्नमेंट रोजगार अच्छे तरीके से देगी, वैकेंसीज को समय के साथ पूरा किया जाएगा, तो भारत भी एक बहुत बेहतरीन देश है। जो हमारे युवाएं हैं, युवा हैं, उनके रोजगार की वजह एक समस्या को छोड़ दें, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो पॉलिटिकल होती हैं सारी चीज़ें ना, हमें सिर्फ एक चीज़ से मतलब होना चाहिए और वो है रोजगार, ठीक है। बाकी चीज़ें पॉलिटिकल हैं, उन सभी चीज़ों को आप छोड़ देंगे, आप अच्छे से पढ़ाई कर कर आपको जॉब लेनी है, आप जॉब लीजिए। बाकी क्या हो रहा है दुनिया में, क्या राजनीति में हो रहा है, उनसे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। राजनीति के जितने भी लोग होते हैं, राजनीति का जितना भी क्षेत्र है, वो सभी आपस में एक होता है, याद रखिए। सभी राजनीति वाले लोग एक जैसे ही होते हैं। अखंडता शब्द का प्रयोग करें तो ये एक भौगोलिक भाव है। भाई भौगोलिक भाव कैसे हो गया ये भौगोलिक भाव, ये मनोवैज्ञानिक क्यों? क्योंकि हमने माना है वी द पीपल ऑफ इंडिया, होल फैमिली, पूरा परिवार है। ये क्या है भौगोलिक? भौगोलिक कैसे है? क्योंकि ये क्षेत्र के आधार पर है। अखंडता का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना किए जा सके। मैं दोबारा लिखता हूं, अखंडता जिसके टुकड़े ना किए जा सके, टुकड़े ना किए जा सके। हम कहते नहीं है कि हमारा देश जो है वो एक ही है, हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश को अलग करके दूसरा राष्ट्र बना दिया गया, या तमिलनाडु को अलग कर दूसरा राज्य बना दे। हम सभी जो राज्य हैं वो सभी आपस में क्या एक हैं, हमारे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यही हमारे संविधान में कहा भी गया, अखंडता शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट की। सॉरी, अभी जो 3 शब्द हैं वो बचे हुए हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट शब्द है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब होता है अपने आप को सौंप देना, अपने आप को सौंप देना, अपने आप को किसे सौंप देना? भारत के संविधान को। अब जो भी सारी चीजें होंगी वो भारतीय संविधान के अनुसार होंगी। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा थी उसने अपने आप को अंगीकृत कर दिया था, किसके प्रति? भारतीय संविधान के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति। तो अंगीकृत का मतलब क्या है? अपने आप को सौंप देना, ठीक है। नेक्स्ट है अधिनियमित और आत्मार्पित। अपने आप को, सॉरी मैं यहाँ मिस्टेक किया हूँ, मिस्टेक की है। अंगीकृत का मतलब होता है शामिल करना, अंगीकृत का मतलब है शामिल करना, फ्लो में हो गया। अंगीकृत और आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब होता है शामिल करना, और आत्मार्पित का मतलब होता है अपने आप को सौंप देना। अपने आप को अंगीकृत का मतलब क्या है? शामिल करना। भाई किसे शामिल करना? भारतीय संविधान को शामिल करना। किसमें शामिल करना? अपनी
आप में, अपने अंदर शामिल करना, वही क्या कहलाता है अंगीकृत। जो हमारी संविधान सभा थी उसने 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को क्या किया था, अंगीकृत किया था। अधिनियमित का मतलब होता है कानूनों का निर्माण करना, अधिनियमित करना, कानून से बना देना, नियमित कर देना, किससे, कानूनों से, अधिनियमों से। और आत्मार्पित का मतलब क्या होता है, आत्मार्पित का मतलब है अपने आप को सौंप देना। यहाँ आएगा किसे सौंप देना, भारत के संविधान को सौंप देना। ठीक है, भारत के संविधान को सौंप देना। तो अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं अपनी प्रस्तावना से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। देखिए, पहला है न्याय। सवाल बहुत बार पूछा गया है हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय, कितने प्रकार के न्याय हैं। तो न्याय जो हैं वो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता की। ये भी बहुत बार पूछा गया कितने प्रकार की स्वतंत्रता की न्याय, कितने प्रकार, 1 2 3 प्रकार के न्याय हैं, 3 टाइप। स्वतंत्रता 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो 5 प्रकार की है, 5 प्रकार की। विचार की है, अभिव्यक्ति की है, धर्म की है, विश्वास की स्वतंत्रता है। देखिए, यहाँ जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल में आपको प्राप्त है, आपके मौलिक अधिकार है। धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता आपको मौलिक अधिकार में प्राप्त है। और क्या है, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये कितने प्रकार की होगी, 5 प्रकार की। इंपॉर्टेंट है ये भी, पूछा गया कितने प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। समता कितने प्रकार की है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समता। अगर किसी को अवसर मिलेगा, कोई वैकेंसी आएगी तो सभी को समान अवसर की प्राप्ति होगी। समता कितने प्रकार है, समता, समता हमें प्राप्त है प्रतिष्ठा की और अवसर की। इसका मतलब 2 प्रकार की होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पूछा जाता है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था। तो लिखेंगे 26 नवंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट डे 26 नवंबर 1949। और यहाँ याद रखिए एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मैं लिखता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम क्या मनाते हैं 26 नवंबर को, संविधान दिवस मनाते हैं। आपसे पूछा जाएगा संविधान दिवस कब मनाते हैं आप, तो आप क्या बताएंगे, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको स्वीकार किया गया था, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें क्लास को और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल ग्रेट पाठशाला को सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं बता दूँ नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जो संविधान प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं या नहीं। कल भी आपको मैंने बताया था संशोधन कर सकते हैं या नहीं। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। इन दोनों टॉपिक्स पर हम चर्चा जो है अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।